All right, here we go. Start. I've just played soccer. I have By the way, already football. started, sir. 10 हाँ, seconds back. thank you. Football खेल के आ रहा हूँ. और That's why I'm छाछ wearing पीते a हैं। और छाछ पी रहा हूँ और आके, and that's why I'm wearing a T-shirt with the India flag, and this is a school that I support. अच्छा And और सर today ये जो being a आप छाछ Sunday, पी रहे हैं it was Principals 11 versus Ambassadors 11, and we beat the hell out of them. ओके अभी आपने बीटिंग की बात की तो अभी तो वो कह रहे हैं बीटन टू हेल डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं ईरान के बारे में हाँ, सबसे डोनाल्ड बड़ा ट्रम्प भी तो लीडर बुला रहे हैं मिडिल ईस्ट का और आप जो हाँ, छाछ पी रहे थे मुझे लगता है इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को है तो या तो ईरान को है या फिर यूएस इसराइल को है तो नहीं, आप ही से मैं समझती हूँ लूजर कौन छाछ की जरूरत मैकडोनल्ड ट्रम्प को है. ठीक है तो छाछ की जरूरत डोनाल्ड ट्रंप को है लेकिन ये जो पूरा सिनेरियो है सर ईरान इसराइल यूएस खाड़ी देश वेस्ट एशिया ये पूरी तस्वीर में कौन जीतता और कौन हारता दिखाई दे रहा है गुड. थैंक यू वेरी मच. हमेशा अच्छा लगता है. और पर आज आज हम मैंने थोड़ा सा introduction किया आपका क्योंकि आप इंट्रोडक्शन की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें कोई पहचाने ना लेकिन फिर ओहो, भी बोल देती हूँ अम्बेसडर दीपक वोरा चलिए. मैं 20 साल उस इलाके में रहा हूँ. आई हैव बीन पोस्टेड इन डिफरेंट प्लेसेस, सो थोड़ी बहुत जानकारी है वहाँ की. बहुत अच्छा लगता है जब मैं एक्सपर्ट्स को देखता हूँ. हमारे मिलिट्री वाले, वो यहाँ से आएगा फिर वहाँ से जाएगा फिर ये करेगा. कभी देखा नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी वो क्या था आजकल, चटपटी चटपटी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, चैट जीपीटी. तो आप चैट जीपीटी से पूछो, वो कुछ ना कुछ बना के दे देती है, फिर उसको रिप्रोड्यूस करते हैं स्टूडियोज में. क्या ग्रेट गाइस. और हमारे राजदूत कुछ हैं जो वहाँ रहे हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग. अब रियलिटी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कई सालों से, लेट मी टेक यू बैक नॉट टू लॉन्ग अगो टू 1979, जब मैं वहाँ था. शाह ईरान को भगा दिया. आयतुल्ला रुहोल्ला खुमैनी साहब आए थे और उस वक्त उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका बड़ा शैतान है, इजराइल छोटा शैतान है, और इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है. ये ईरानियन क्रांति नहीं है, ये इस्लामिक क्रांति है. और अब हमने सारी दुनिया को मुसलमान बनाना है. और एक देश का उन्होंने नाम भी लिया था अपने भाषण में. उस देश का नाम शायद आपने सुना होगा, उसको भारत कैसे है. तो ये खुमैनी साहब या आयतुल्ला, ये बेवकूफ, ये पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाना चाहता था. फिर कुछ पश्चिमी देश मिले और सदाम हुसैन जो इराक का तानाशाह, उसके पास गए, कहते ये क्या बकवास कर रहा है मुल्ला, ठोक इनको. 10 साल वो जंग चला. और एक चीज और मजेदार बताता हूँ इनके बारे में. मेरे जो मित्र वहां पोस्टेड थे उस समय ईरान में, आयतुल्ला हार्डकोर इस्लामिक, तो मुझे कहते हैं कि वहां पर तो बड़े आराम से हमको शराब मिलती थी. मैंने कहा मुल्ला की रेजिम में कैसे? कहते वो जंग चल रही थी ना इराक के साथ, जो वहां से कफन आते थे ईरानियन सिपाहियों के, उसमें शराब भी होती थी. इराक से खरीद के तो कफन में डाल के भेज देते थे. दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम. खैर 1979 में शाह को निकाल दिया एंड रोहली खुमैनी साहब आ गए दुनिया को इस्लामाइज करते. इराक से जंग हुआ, जंग चलता रहा, कोई नतीजा नहीं हुआ, कोई परिणाम नहीं हुआ. फिर 2011 में अरब स्प्रिंग हुआ. फिर उस समय ये वाला खमैनी था जो अभी मर गया है. इसने कहा कि ये कोई अरब स्प्रिंग नहीं है, ये तो इस्लामिक स्प्रिंग है, अब फिर से दुनिया को हम इस्लामाइज करेंगे. और स्पष्ट शब्दों में कहा कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है. इजराइल हैज नो राइट टू एग्जिस्ट, मिटा दो इस दुनिया से. और मैं बेटा आज तक नहीं समझ पाया हूं कि ये दुश्मनी क्यों है. मेरा अपना एक परिवार है, एक्सटेंडेड फैमिली, अमेरिका में रहते हैं. एक यहूदी दामाद है, एक मुस्लिम बहू है. माय फादर वाज अ पठान. मेरी माँ का संबंध सिख परिवार से था. मैं सनातनी हूँ. कौन है हम लोग? ये समझ नहीं पाते ये गधे कि एक ये चीज होती है where religion doesn't matter, it's your personal relationships जिसका जिसकी अहमियत होती है. तो फिर क्या होता है, जब इसने फिर से कहा कि हम इस्लामाइज करेंगे तो फिर दुनिया इसके अगेंस्ट होगी. और इसने कहा कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने लगा हूं. इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस. सब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मालूम. अब टाइगर तो न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों बना रहा है? कौन है तेरा दुश्मन? हाँ 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 हाँ, भूल गया, सॉरी, नेपाल है उसका दुश्मन. नहीं, नेपाल नहीं,
और कुछ छोटे से देश का नाम लो, शायद टुवालू है उसका दुश्मन, नहीं सोलोमन आइलैंड है उसका, जहाँ की 10,000 की आबादी है। तो किस लिए बना रही है? बार बार कहता रहा कि इसराइल को जीने का अधिकार नहीं है। आप लोग क्या समझोगे? आप तो होशियार हैं बेटा। द न्यूक्लियर बॉम्ब वाज इजराइल स्पेसिफिक। अगर ठोकना है किसी को के ऊपर फेंकूंगा तो इसराइल के ऊपर। तो फिर इसराइल और अमेरिका इकट्ठे हो गए, ये क्या बकवास कर रहे हैं मुल्ले। कई बार कई अग्रीमेंट्स किए, सब टूट गए, इसने तोड़ा उसने तोड़ा, इट डजंट मैटर। गुडविल और ट्रस्ट, भरोसा बिल्कुल नहीं। और जब भरोसा नहीं है तो फिर अंतरराष्ट्रीय मामलों में आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो बनाया था वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA बनाया, वो टूट गया। उसमें जर्मनी भी था, इंग्लैंड भी था, फ्रांस भी था, अमेरिका भी था और ईरान भी था। सब टूट गया, सब बेकार हो गया। और फिर फाइनली मैकडोनाल्ड ट्रम्प साहब आते हैं, कहते हैं अब मैं इनको सबक सिखाता हूँ। और एक उसका ऑब्जेक्टिव था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। पिछले साल भी उन्होंने हमला किया था, उन्होंने कहा था कि हमने काफी इनकी फैसिलिटीज ध्वस्त कर दी हैं। दूसरी एंसिलरी डिमांड ये थी कि ये जो है मिडिल ईस्ट में ज्यादा फुदकेगा नहीं, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट से बहुत दूर है, 1800 किलोमीटर दूर है। ये मिडिल ईस्टर्न नेशन नहीं है, तो बहुत दूर है। तो वहां का शहंशाह क्यों बनना चाहता है टाइगर? तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा पहली चीज नो न्यूक्लियर बॉम्ब, दूसरा अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद करो, तीसरा ये हुती फूती हिजबुल्लाह जो तुमने पाल रखे हैं अपने नाजायज औलाद, इनका समर्थन मत करो। और फाइनली उन्होंने कहा जब ये नहीं मान रहे थे तो फिर अब तो हमें सत्ता पलट करनी पड़ेगी, रेजीम चेंज। तो फिर ये दंगा शुरू हो गया। अब देखिए आप, ईरान ने फिर अरब देशों पर हमला किया, अकेला भिड़ रहा है 12 देशों के साथ। हाँ, उसका वो पेजेश्कियान जो है उसका राष्ट्रपति, उसने माफी मांगता है, जी गलती हो गई, हमने नहीं ठोकना था आप लोगों को। लेकिन फिर 1 घंटे के बाद फिर ठोकना शुरू कर देता। क्वेश्चन ये है कि सबक हमारा क्या है इससे? पहला सबक मेरा ये है कि जो अरब देश हैं जिन्होंने अमेरिका के बेसिस वेलकम किए हैं, स्थापित किए हैं, अब वो समझ गए हैं कि अमेरिकन बेसिस होना हमारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, पीरियड। तो वो कह रहे हैं अमेरिका से, टाइगर ये कहां हम फंस गए, जल्दी से जल्दी इस जंग को खत्म करो, क्योंकि हम बहुत ठुक रहे हैं, हमारी क्या गलती है इसमें, जल्दी से जल्दी जंग खत्म करो। मतलब ये नहीं है कि समझौता करो। ट्रंप ने साफ कह दिया कि समझौता वही होगा जब ये हथियार टेकेंगे। अब मैं हैरान होता हूं, क्योंकि मैं इन चीजों में रुचि रखता हूं, इतने दिन इतनी मार ये कैसे खा सकता है? इनका जो आयतुल्ला खमेनी था वो तो चला गया, इसराइल की इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने पता लगा दिया कहाँ पे है वो अपने गधों के साथ, तो उनको सबको तो भेज दिया। क्वेश्चन हियर इज कि इतना ईरान के पास असला कहाँ से आया, बारूद कहाँ से आया है? उसकी हवाई सेना ध्वस्त हो गई है, उसकी नेवी ध्वस्त हो गई, लेकिन मिसाइलों पे मिसाइलें फेंकता जा रहा है। और कहता है अभी तक जो मैंने मिसाइलें फेंकी वो तो पुराना ही मॉडल थे, अब नए वाले मैं फेंकूंगा। तो किसके लिए बनाए थे आपने? मान कोई कहता है 10,000 है, कोई कहता है 1 लाख है, कोई कहता है 15 लाख है। किसके लिए बनाए थे चाचा? मेरे पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं भारत में, मेरे बेसिकली दो देशों को कहने के लिए है कि टाइगर पंगा मत लेना मुझसे। एक तो वो है जिहादिस्तान, जिसको शायद आप पाकिस्तान कहते हैं, और दूसरा है टिंगटोंगिस्तान, पिंगपोंगिस्तान, जो भी उसके देश का नाम है, चाइना। तो हमने जो चाहिए हमको डिटरेंस के लिए वो है, बट इसराइल ने इतना कुछ बनाया, किससे पंगा लेने की सोच रहा था ये? आप मुझे जवाब दीजिए। अमेरिका का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नो न्यूक्लियर बॉम्ब, बाकी तो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स थी। यहां तक कि अब ट्रंप कहता है कि जो भी नई सरकार आएगी इसराइल में उसका चुनाव मैं करूंगा। मैं जानता हूं, अभी बताऊंगा किसको वो लाना चाहता। तो अमेरिका का तो जो ऑब्जेक्टिव है, इरादा है, वो स्पष्ट है। इसराइल का भी स्पष्ट है कि न्यूक्लियर बॉम्ब नो 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 नो। ईरान का क्या इरादा है? मैं सारे ज्ञानी, ईरान की एम्बेसी जहां मैं देश की राजधानी में रहता हूं, 2 बिल्डिंग छोड़ के है, मैं सारे ज्ञानी ध्यानियों से पूछता हूं कि भाई ईरान क्या चाहता है, कोई बता नहीं पाता। वो कहता है डेथ टू अमेरिका। मैंने कहा वो तो नारा है ना,
वो फिर कहता है इजराइल हाय हाय। मैंने कहा वो भी नारा है ना, उसका लक्ष्य क्या है? क्या वो मिडिल ईस्ट में कहना चाहता है कि मैं शहंशाह, मैं राजा, तुम बाकी सब देश रंक? वो ऐसा मारेंगे इस सुन्नी देश को कि उसको होश नहीं आएगी। क्या वो चाहता है कि सारी दुनिया का शहंशाह मैं बनूं? अरे कम यार, तेरे में वो ताकत नहीं है। आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। और दुनिया को इस्लामाइज करना भूल जाइए, वो नहीं होने वाला। लेकिन एक चीज है, मैं हैरान हूं, इतनी सामग्री इनके पास है, इतने वेपनरी है, इतने मिसाइल है, लेकिन और ठुकते जा रहे हैं। फिर लोग इसको जस्टिफाई करते हैं कि शिया इस्लाम में शहादत, इमाम हुसैन, इमाम हसन, उनकी शहादत हो गई थी तो बड़ी चीज होती है शहीद होना, और ये खमैनी शहीद हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा खुश हो गए सारे लोग। आई नाउ दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस आई डोंट एक्सेप्ट। सो इफ द डे आई फाइंड आउट कि ईरान चाहता क्या है, भाई शाह जो था वो दोस्त था अमेरिका का, तो वो तो आपसे पहले था ना। आपने तो अमेरिका को आते ही घोषित कर दिया कि ये बदमाश है। सो क्यों आपने उनके साथ अपने संपर्क बिगाड़े? सद्दाम हुसैन ने भी कोशिश की थी, कुवैत पे हमला किया था, मार खा गया, चला गया, जिंदगी चलेगी। और फिर इराक बड़ी कठिनाई में है। सिमिलरली वो जो है लिबिया में आपने देखा, सीरिया में आपने देखा। अमेरिका की एक चीज है बेटा, वो मैं तो रहा हूं कई साल, हर साल जाता हूं, वो नंबर 2 नहीं होना चाहते। तभी तो चीन को ठोकेंगे। उनका अल्टीमेट एम रूस नहीं है। रूस ने कहा है ओके, तेरा तुझको अर्पण, जो मेरे पास है वो मुझे संभालने दे, मेरे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। चीन तो कहता है सॉरी, मैं शहंशाह, तू मेरे आके घर में खाना बनाया कर। अमेरिका को कहता है। अमेरिका को ये आदत नहीं है, तो उसका असली निशाना तो चीन है। अब सिचुएशन ऐसी है जो मैं देख रहा हूं, और क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से देखा है, मेरे बहुत से ईरानी दोस्त हैं, अभी तक उन्होंने हार नहीं मानी है। ऑफिशियली, प्राइवेटली तो बहुत से लोग छोड़ के जा रहे हैं, इराक जाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, भाई जान बचानी है। इसराइल और अमेरिका तो हवा से मार मार के इनका भरता बना रहे हैं। अब क्या होने वाला है, जो ट्रंप ने कहा है, और वो बीबी नेतन्याहू जो इसराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे देखकर अब क्या होने वाला है। तो फिर जब मैं लौटा त्रिपुरा से, जहां मैं गया हुआ था और जहां पर भी फुटबॉल खेला था मैंने, ये एकलव्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्या क्रांति आ रही है भारत में। रिमोट एरिया में हाईवेज, सुपर्ब इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट, सुपर्ब कनेक्टिविटी, और क्या क्या फैसिलिटीज है। वो वो भारत है, और कोई देश नहीं है। तो मैं सोचता रहा कि ये क्या सरप्राइज देगा हमको। मैप निकाला, आपसे बातचीत करते हुए थोड़ी देर होगी क्योंकि मैप को स्टडी कर रहा था क्या हो। अब मैं समझ गया, मेरी असेसमेंट, आप हवा से जितना मर्जी हमला कर दो, लेकिन अगर सत्ता पलट करनी है तो आपको सिपाही भेजने पड़ेंगे। कौन से सिपाही? ट्रंप ने कहा मैं अपने सिपाही नहीं भेजूंगा, इसराइल ने कहा मैं नहीं भेजूंगा। अब इन बेवकूफों ने, ईरानियों ने सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला किया, उसकी ऑयल फैसिलिटीज खत्म कर दी। पहले भी हुआ था, ये हुती फूतियों ने किया था 2 साल पहले। उसकी बहुत बड़ी आरामको, जो अरब अमेरिकन ऑयल कंपनी थी, जो आजकल सऊदी ऑयल कंपनी है, उसकी रिफाइनिंग फैसिलिटी पे हमला किया, और फिर वो ठीक हो गए थोड़ी देर के बाद। तो सऊदी अरेबिया पे जो हमला किया, तो सऊदी अरेबिया ने जिहादिस्तान को बोला। जिहादिस्तान को शायद आप पाकिस्तान के नाम से जानती है, कि टाइगर, हमने तो सितंबर पिछले साल में एक फैसला किया था, अगर मुझ पे हमला होगा तो मानेंगे कि तुझ पे भी है, और अगर तुझ पे होगा मैं कहूंगा मुझ पे भी है। अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन द अदर। अब तालिबान ठोक रहा था जिहादिस्तान को, सऊदी अरेबिया कहता है यार मेरी आने की क्या जरूरत है, मेरी तो जिंदगी बड़ी कीमती है हमारे लोगों की, तेरे का क्या फर्क पड़ता है, तेरे 10,000 20,000 30,000 मर भी जाए सिपाही, तेरा तो जिहादी हो तुम लोग। वो जन्नत में जाएंगे, बाकी जो उनकी पत्नियां होंगी वो और किसी से शादी कर लेंगे, 25-30 बच्चे तो वो एक हफ्ते में पैदा कर देंगे, इसमें दिक्कत क्या है। फिर अब सऊदी अरेबिया कहता है कि देख अब ईरान ने हम पे हमला किया, अब तू टाइगर आ जा मेरी मदद कर। फंस क्या है जिहादिस्तान बेटा। किसी भी अग्रीमेंट पे हस्ताक्षर करने बड़े आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। अब आप समझ रही हैं भारत की कूटनीति, हम ऐसी अलायंसेस नहीं करते। यूएई का आपको पता है, एक दिन के लिए राष्ट्रपति दौड़ा आया था हमारे पास, अभी कम समय हुआ है,
तो उसने प्रपोज किया कि देखिए डिफेंस एग्रीमेंट करिए, क्योंकि बेसिक उसका आइडिया था कि ईरान बहुत फुदक रहा है और उसकी सऊदी अरेबिया के साथ भी उसके संबंध ठीक नहीं है यूएई के, भले ही कोई किसी का चाचा है, भतीजा है, दामाद है, ससुर है, जो भी है। तो वो चाहता था कि हमारा समर्थन मिले मिलिट्री। हमने कहा कि देखिए एक लेटर ऑफ इंटेंट अग्रीमेंट तो हम नहीं साइन करते हैं किसी के साथ, नहीं तो जो ये जिहादिस्तान की हालत है वही हमारी हो सकती है। मैं क्यों जाके तेरा जंग लड़ूं? ये बेवकूफ जो नेटो शेटो है कि उनका उनका टारगेट क्या था? उनका टारगेट था सोवियत संघ, और नेटो में जितने देश हैं बस अमेरिका और कनाडा छोड़ के बाकी सब तो यूरोप के हैं, कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ का सबको कम्युनिस्ट न बना दे, कहीं हड़प ना कर ले उनको। तो नेटो बना। अब सोवियत संघ तो यमराज की ट्रेन में चला गया, तो अब आपका दुश्मन कौन है? अब नेटो एक संस्था है जो दुश्मन की खोज कर रही है, इसीलिए भारत इन चीजों में नहीं पड़ता। मैं क्यों लड़ूं किसी के लिए? गिव मी अ सेकंड, एक मैसेज आ रहा है इजराइल से, देखूं। तो फिर क्या होता है कि जैसे हम बातचीत कर रहे थे कि हमेशा जब भी कोई ऐसी बात होती है तो पहले आपको अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव स्पष्ट करना होता है, उसके बाद फिर मिलिट्री लोगों को बोलो भाई ये ऑब्जेक्टिव को आप अचीव करो। तो अमेरिका का ऑब्जेक्टिव साफ है। अब जब उसने कहा है, ये इजराइल से जो मुझे मैसेज आ रहा था मैं आपको बता देता हूँ। नेतन्याहू ने कहा है कि अब जो कुछ अगले घंटों में होने वाला है आप हैरान हो जाएंगे, दुनिया चकित हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने सत्ता पलट करनी है तो आपको सिपाही भेजने पड़ेंगे। सिर्फ हवा से गोली गोली मार के तो नहीं जाता, यू विल हैव टू ब्रिंग योर चैप। और मेरा ख्याल है कि वो जो शाह ईरान का बेटा था वो फादर फिगर बनाने की कोशिश करेंगे, उसको ले आएंगे। जैसा जब तालिबान आया था ईरान में, क्षमा कीजिए, अफगानिस्तान में, तो किंग जाहिर शाह को ले आए थे कि भाई ये फादर फिगर है, ये थोड़ा काम करेगा, सबको खामोश करेगा। मैंने देखा था कंबोडिया में, जब मैं उस एरिया में था, तो सिहानुक को ले आए थे, प्रिंस सिहानुक, तो वो फादर फिगर बन जाता है। अब हम किस चीज पे हैरान होंगे? ये बूट्स ऑन द ग्राउंड कौन रहेंगे? मेरा मानना है दो कबीले होंगे, और जो मैं कह रहा हूं बड़े ध्यान से आप सुनिएगा ताकि करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं। अफगानिस्तान का 900 किलोमीटर या 910 या 20-30 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान के साथ। उसको गोल्ड गोल्डस्मिड लाइन कहते हैं। कोई गधा ब्रिटिश होता था उस टाइम, उसने कहा जी आप लोग पंगा बहुत लेते हो, ब्रिटिश इंडिया था ना, जिहादिस्तान तो था नहीं, तो ईरान से बोला तुम उस तरफ रहो मैं इस तरफ रहूंगा, तो उसको गोल्डस्मिड लाइन कहते हैं, स्मिथ नहीं, गोल्डस्मिड। दूसरी तरफ इनका बॉर्डर ईरान का जिहादिस्तान के साथ भी है, बलोच उस तरफ, उसको सिस्तान बलूचिस्तान कहते हैं, इस तरफ बलूचिस्तान जिहादिस्तान में, दोनों तरफ बलूच हैं। अब मेरा ये मानना है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड, सुनिए बड़े ध्यान से, बूट्स ऑन द ग्राउंड तालिबान होंगे। उनकी बनती नहीं है ईरान से, कई बार जंग हो चुका, और हेलमंड नदी जो है उसके पानी के ऊपर भी उनका झगड़ा चलता रहता। मैं तो रहा हूँ उस एरिया, माय फादर वाज फ्रॉम, हिज फैमिली वाज फ्रॉम गजनी इन अफगानिस्तान। मैं तो जानता हूँ, बहुत से मेरे दोस्त हैं, उनकी भाषा बोलता हूँ कुछ हद तक। तो उसको उन्होंने, वो ठोकेंगे जाके, और हथियार असला सारा अमेरिकियों का पड़ा हुआ है। 3 साल पहले जब अमेरिकी भाग गए थे, को छोड़ के भागे थे, और ये कहना कि वो दुश्मन है, वो कोई दुश्मन नहीं है, अमेरिका के मित्र बने हुए हैं आजकल। वो जाएंगे लड़ने, ठोकने, बड़ी खुशी से, कि इसमें सुन्नी शिया एंगल भी आता है। और दूसरे कौन लोग जाएंगे? कुर्द लोग, कर्ड्स। लगभग कहते हैं कि 1.5 करोड़ के आसपास है मिडिल ईस्ट में। एकमात्र कबीला है, एथनिसिटी है, ट्राइब है, जिसके पास अपना देश नहीं है। ये चाहते हैं। एक होता था, आपने नाम सुना होगा, कुछ साल पहले बहुत गंदा एक अलकायदा वाला था, इस्लामिक स्टेट, अबू बकर अल बगदादी। तो वो छुपा हुआ था नॉर्दर्न सीरिया में, तो अमेरिकन फोर्सेस उसको ढूंढ रही थी, तो कुर्दों ने उसकी मदद की, बोला कि ये है छुपा हुआ इस गुफा में, जाके ठोक दो। उन्होंने ठोक दिया। फिर अमेरिकन बोले हमारा काम तो हो गया, हम घर चले। तो तब तुर्की में जो आधा दरबान है, वहां का प्रेसिडेंट अर्दबन ऐसे कुछ नाम है, तो उसने कहा अब तो अमरीकी चले गए, अब मैं कुर्दों को ठोकूंगा कि वो मेरे जानी दुश्मन है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था, मुझे अभी तक याद है, ट्रंप 1,
उसने कहा टर्की से, देख टाइगर, अगर तूने कुर्दियों पर कुछ करने की कोशिश की, मैं तेरी आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त कर दूंगा। वो ताकत है मुझ में और अमेरिका में थी। तो फिर ये आधा दरबान भागा गया, ओ चाचा जी, अंकल जी, माफ कर दो, गलती हो गई, वो तो कुर्द तो मेरे डार्लिंग है, स्वीट हार्ट, वो सब ठीक हो गया। तो अब कर्ड्स जाएंगे बूट्स ऑन द ग्राउंड। मेरा मानना है, जो मेरे फ्रेंड्स ने बताया, इजरायली फ्रेंड्स ने, 20 और 25 हजार के बीच कर्ड्स घुस चुके हैं। तो क्या होगा अगर जीत जाते हैं, सत्ता पलट होती है, तो कुर्दों को बोला जाएगा, टाइगर, ये हिस्सा ईरान, ये हिस्सा इराक और ये हिस्सा सीरिया का, ये कुर्दिस्तान है। अब तू टर्की को भूल जा, वो टूटेगा ईरान। ये फिर एक और आर्टिफिशियल देश बनेगा और आज के 20 साल के बाद फिर पंगा होगा। और दूसरा, अगर तालिबान घुस गए वहां पर, ईरान ठुकेगा और फिर सुन लीजिए, जिहादिस्तान और ईरान दोनों तरफ बलोच लोग रहते हैं, वो भी उछलेंगे कि अब दोनों तरफ के हम मिल जाते हैं और बलूचिस्तान भी आजाद करवा लेते हैं। तो मिडिल ईस्ट का जो नक्शा है वो दोबारा बनेगा। और अगर कोई उसको दोबारा मिडिल ईस्ट के जितने देश है बेटा, गो बैक एंड लुक एट योर हिस्ट्री, पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सब आर्टिफिशियल देश है। ट्रांस जॉर्डन, सिस जॉर्डन, ये वो सब ऐसे ही बना रखे, लाइनें खींच खींच कर टेबल के ऊपर। फिर से होगा। एक फ्रेंच दार्शनिक थे, जब मैं फ्रांस में पढ़ता था, 19वीं शताब्दी के, जॉन बाप्टिस्ट लकार। तो उन्होंने फ्रांसीसी में कहा था, le plus ça change, le plus c'est le même। जितना बदलता है उतना वही रहता है। The more it changes, the more it remains the same। तो वही चीज हम देख रहे हैं। फिर से ग्रेट गेम खेली जाएगी, मुझे अब यकीन हो गया ये देखकर। और हमेशा के लिए इंश्योर किया जाएगा कि उस एरिया में चौधरी, प्राइमरी चौधरी इजराइल रहेगा, उसके मुकाबले का कोई नहीं रहेगा। और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा। अब तो सारे अरब देश इजराइल को तो डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट वो इब्राहिमिक अकॉर्ड्स वगैरह साइन कर रहे थे। और फिर अमेरिका इजराइल से कहेगा, देख टाइगर, अब मुझे जरा क्यूबा शुबा को ठोकना है, चीन के साथ हिसाब किताब बराबर करना है, अब तू इस एरिया को संभालेगा। भारत कहाँ रहेगा? वेरी गुड क्वेश्चन, आप पूछने वाली थी। जी, ये जो 30 दिन का वो बेवकूफ ने वेवर दे दिया जी, 30 दिन तक भारत क्रूड ऑयल ले सकता है रशिया से। और टाइगर, हम पहले भी ले रहे थे, तुझे पता तो है। ये तो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कह रहा है, क्यों? एक सवाल आपसे पूछूं, एंकर तो आप हैं। दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रिफाइंड तेल का कौन है? कौन सा देश है? रिफाइंड तेल का, इज इट यूएस? क्रूड ऑयल नहीं, रिफाइंड। रिफाइंड ऑयल, इज इट यूएस? It's a country called Bharat. हाँ, We are the ओके। second. America is the largest. We are the second largest exporters of crude oil. तो टाइगर लोग, अगर मेरे पास क्रूड ऑयल नहीं होता तो फिर दुनिया की पेट्रोलियम कीमतों में आग लग जाती। टाइगर, आग लग जाती। तो फिर आपने प्राइसेस को काम करने के लिए आपने रूस को भी बोला है कि चलिए आप बेचिए जो इतना बेचना चाहते हैं, क्योंकि भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में है, और जो उस रिफाइनरी का मालिक है, उसको और उसकी पत्नी को ट्रंप ने अपने स्वेरिंग इन पे बुलाया था। पहले कभी नहीं मिला था। वो आइडिया यही था कि जो मेरा क्रूड आएगा या किसी और से देश से आएगा, वो रिफाइन करके तो आगे बेचो। पिछले साल लगभग 90 या 100 बिलियन, बिलियन में 9 शून्य होते हैं, डॉलर का रिफाइंड पेट्रोलियम भारत ने बेचा था। कौन खरीदता है? अमेरिका लेता है, कनाडा लेता है, यूरोप लेता है, ऑस्ट्रेलिया लेता है, सिंगापुर लेता है, अफ्रीका लेता है। सो दिस इज वेरी क्लियर कि ये जो क्रूड ऑयल, अगर मेरे पास क्रूड नहीं है तो मैं रिफाइन क्या करूंगा? समुद्र का पानी तो रिफाइन करूंगा नहीं। सो दिस इज नो बिग कंसेशन टू इंडिया, क्योंकि अमेरिका में भी कीमतें बढ़ेंगी तेल की, और अमेरिकन आर नॉट यूज्ड टू अब्सॉर्बिंग पेन। अमेरिका की तो आदत आप जानते हैं, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, ताकि मेरी अम्मा यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर रहती है, चलो रात को चलते हैं, सुबह वहां भोजन करके वापस आ जाएंगे। So they want connectivity. You know, the roads कहते हैं ना, built America, the automobile built America. तो मेरा ये मानना है कि अब ये कर्ड लोग ऑन द प्रॉमिस ऑफ देयर ओन होमलैंड, जो उनको नहीं मिलेगा, ये धोखा देगा ट्रंप उनको, अमेरिका धोखा देगा।
और दूसरी तरफ से तालिबान, उनके पास तो अपना होमलैंड है ही, और वो जाएंगे अंदर और पैसा लेंगे, नो क्वेश्चन। यू कैन रेंट एन अफगान। मेरा परिवार है भाई, मेरी मेरी पितृभूमि है, मातृभूमि तो भारत है, सारी मेरी लॉयल्टी तो भारत को है। कहते हैं यू कैन रेंट एन अफगान, यू कैन बाय एन अफगान। नाउ आई होप दिस सिनेरियो इज बिकमिंग क्लियरर फॉर यू कि ये अरब जो देश हैं जहां पर अमेरिकन बेसिस थे, उनको समझ आ गया है कि अमेरिकन बेस रखना कोई सिक्योरिटी का गारंटी नहीं है हमारे लिए। और फिर ये सब फैसला कर ईरान जैसे देश को कभी ना उभरने दिया जाए, जो शिया नहीं है, जो सुन्नी नहीं है, शिया है। डोंट लेट इट राइज अगेन टू थ्रेटन अस। हमारी मोनार्कीज जो है सब इलीगल है, इलेजिटिमेट है। कोई किसी का बाप है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी की माँ है, कोई दामाद है, कोई ससुर है, कोई भाभी है, कोई भैया है, सब आपस में मिले जुले हैं, ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, ऐश कर रहे हैं। नहीं, फिर अब जो कुछ इस समय हो रहा है, ईरान ठोक रहा है उनको क्योंकि उनके पास अमेरिकन बेसिस है, और वो कह रहे हैं भाई हमें क्यों ठोक रहा है, अभी तक तो हमारे इतने सालों से हमारे पास अमेरिकन बेसिस है, तो तुमने कुछ नहीं किया, अब क्यों फुदक रहे। सो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप देखते हैं कि जो खेल खेला जा रहा है ईरान को नपुंसक बनाने के लिए, और ईरान के साथ देखिए दुनिया के कितने सारे देश खड़े हैं, सब आ गए हैं समर्थन में, शून्य। ईरान का दूतावास जहां मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं बता रहा था, यहाँ से कोई 3 बिल्डिंग दूर है, 200 मीटर। तो कुछ आए थे लोग, हाय 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 करने, अमेरिका हाय। अमेरिका टाइगर, यहाँ शोर मचाओ मत, मुझे डिस्टर्ब कर रहे, मैं टीवी कर रहा था। ये शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, दम है तो जाओ ईरान और लड़ो अमेरिका के अगेंस्ट। 2-4 मिसाइलें इजराइल फेंक देगा आप पे, देख लेना क्या होता है। तो यहाँ बैठ के हाय 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 करने से कुछ नहीं होने वाला। हमने देखी है मिडिल ईस्ट की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जब मैं सोरबोन में पढ़ता था तो उस समय एक लीडर होते थे पैलेस्टीनियंस के, उसका नाम था यासिर अराफात। पता नहीं आपको ये वो नाम पता है कि नहीं। बहुत बड़ा नेता था, मिसेस गांधी का बहुत मित्र था। तो वो लेक्चर देने आया था यूनिवर्सिटी में जब मैं वहां था। तो उसने कहा जब तक इजराइल है हम अरब देश मिलके लड़ेंगे उसके साथ, और जब इजराइल के साथ शांति हो जाएगी हम आपस में लड़ेंगे, कि लड़ना तो हमारी फितरत है। और वही चीज हुई, आप देखते जाइए क्या होगा। सो ईरान इज इन ट्रबल, कितनी मार खाएगा। और एक गेम और, ईरान कल कह देता है सरेंडर कर दिया है, एकदम अमेरिका रुकेगा नहीं, जो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है उसको बर्बाद करेगा। इराक के साथ भी वही किया था, लीबिया के साथ भी वही। फिर क्या होगा, जब लीबिया तेल नहीं बेच पाए, इराक नहीं बेच पाए, अमेरिकन कंपनीज आ जाएंगी, वेनेजुएला में पहुंच गई हैं कि हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पूंजी निवेश हम करेंगे, तेल हम लेंगे, बेचेंगे तेल हम, और उसके साथ जो पैसा आएगा हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। ईरान में भी वही होगा जो 1979 से पहले होता। बेटा जब मैं वहां था, डायरेक्ट फ्लाइट होती थी तेहरान से टेल अवीव, और अमीर ईरानी जाते थे, सबने अपनी गर्लफ्रेंड्स रखी हुई थी टेल अवीव में, वहाँ शराब खुली थी, नाइट क्लब्स खुले थे। ये तो अल्लाह अल्लाह बिजनेस बाद में आया, अभी भी इनको आधा मौका मिले तो भाग जाएंगे ये सब वहां। सो सच्चाई, ईरान विल नॉट बी अलाउड टू बी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, नो क्वेश्चन। उसको हथियार, न्यूक्लियर परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे, नो क्वेश्चन। अब ये गलत है सही है, ये मॉरलिस्ट हैं और ये यूरोपियन बदमाश हैं, डाकू हैं, चोर हैं, सब झूठ बोलते हैं, सब बदमाश हैं, दोगलापन है, वो सब आप कल सुबह तक बहस करते रहिए। मैं सिर्फ सच्चाई बताने की एंडलेस डिबेट है सर, बट ये लड़ाई आपको कितना खिंचते हुए दिख रही है? 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगी। मतलब 1 हफ्ता और? हाँ, जैसे ग्राउंड ट्रूप्स अंदर गए, भले ही तालिबान हो या कुर्द हो, वो हथियार टेक देंगे, वो वहां पे रेजिम चेंज आएगी, और ये शाह ईरान का बेटा वो जाएगा, रजा पहलवी मिला हुआ उससे। Will he be good for Iran? फादर फिगर, कभी एक कामिंग इन्फ्लुएंस होता है ना, भाई मैं आ गया हूँ वापस में, मेरे बच्चों मत लड़ो। लेकिन अगर वो आ भी गया, 2 फैक्शंस रहेंगे, एक तो होगा जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, प्रो वेस्टर्न जैसा ये खुद है, और दूसरे जो उसके मुल्ले बचे हुए हैं, मुल्लों को तो वो ठोक पीट के दफा कर देंगे।
इंटेलिजेंस बड़ी तगड़ी है इजरायलीज की। अमेरिका ने कहाँ से पता लगा लिया कि खमैनी कहाँ बैठा हुआ है, अपने मिलिट्री ऑफिसर्स, सिविलियन ऑफिसर्स और रेवोल्यूशनरी गार्ड के साथ सबको उड़ा दिया और एक एक करके मार। अज्ञात लोग नहीं, ये तो अज्ञात नहीं, तो ज्ञात लोग ठोक रहे हैं। जिहादिस्तान में तो अज्ञात लोग ठोकते हैं उनको। हम्म। अच्छा सर, एक डिबेट हुई, वो डिबेट हुई ईरान के शिप को लेकर, जो अब हमारे मैं यहाँ बता एक देता हूँ पूरी, मुझे मालूम है आप क्या क्वेश्चन पूछने वाले, क्योंकि सारा दिन मैं वही करता रहता। एक फ्लीट रिव्यू होता है। आदिति हाँ मुझे जी। आदिति मुझे घर में रहता हूँ नेपाल में, तो आदिति मैडम मुझे घर पे डिनर पे बुलाती हैं। वो अच्छा डिनर के बाद मैं नेपाल जाता हूँ। नेपाल पहुंचता हूँ, वहां कोई मेरी हत्या कर देता है। कसूर तो आदिति का है, मुझे वापस क्यों जाने दिया? अरे आदिति को क्या पता था कि मुझे कोई मार देगा वहां पर? फ्लीट रिव्यू खत्म हुआ। ईरानी जो नौसैनिक जहाज था, एक दो तो अभी है, एक श्रीलंका में है, एक कोची में है। उसने सोचा यार सारा जंग तो वहां हो रहा है, तो मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, लेकिन हल्के 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 देखता हूँ मैं जाके क्या कर सकता हूँ। क्या ये जो एक्सरसाइज हुई थी फ्लीट रिव्यू है, जिसको मिलन 26 कहते हैं, क्या अमेरिका ने उसमें भाग लिया? सुन लीजिए, अमेरिका को आमंत्रित किया गया, तो वो कह रहे थे एक वॉरशिप भेजेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हम नहीं भेजे, क्योंकि उनको सारी शिप्स चाहिए थी मिडिल ईस्ट के लिए। एक उन्होंने सर्वेलेंस जहाज भेजा था, पोसाइडन, वो बड़ा शक्तिशाली है। उसने अमेरिकन सबमरीन को बोला कि देखिए अभी सबमरीन इंटरनेशनल वाटर्स में आ गई है, ना ये भारत के पानी है, ना श्रीलंका। ठोक दिया। अब आप कल सुबह तक दुनिया के सारे वकील ले आइए, बहस करते रहिए। कई अग्रीमेंट है, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, एक सोलास अग्रीमेंट है, सिक्योरिटी समथिंग ऑफ एट सी, सोलास समथिंग लॉ ऑफ द सी की मत मारो। फिर एक है दूसरा अग्रीमेंट है सर्च एंड रेस्क्यू, कोई शिप में डिस्ट्रेस हो तो आप जाइए उसकी मदद करिए। सो बहुत सारे हैं। आईएमओ ने भी, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस की एक चमचा संस्था है, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा। कहना बड़ा मुश्किल है बेटा, लीगली या इंटरनेशनल वाटर्स में क्या उसने सही किया? कितने वकील बैठे हैं 1830 या 32 में, कनाडा के जो लोग थे वो बगावत कर रहे थे ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट। अमेरिका तो आजाद हो चुका था, ब्रिटिश को ठोक पीट के भगा दिया, और जो ब्रिटिश का कमांडर था वहां पे, अमेरिकन ने उसको ठोक के भगा दिया, और वो फिर उसको भारत भेजा गया। यहाँ के हम पे हुकूमत की उसने गले ने। दैट वाज द कनेक्शन। ही वाज थ्रोन आउट, जो भी उसका नाम था पढ़ लीजिएगा, वेलेस्ली था या क्या था, उसको वहां से तो भगा दिया, फिर वो यहाँ आके उसने हुकूमत अपनी की। तो ये क्या होता है इसके अंदर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस में से, कि मेरा जो मानना है हम्म। कि अब जो सत्ता पलट होगी वो हमेशा के लिए कहेंगे कि यार हम अमेरिका हमारा दोस्त है, हमें अमेरिका को चुनौती देने का कोई इरादा नहीं है, और अगर ये हुआ तो बल्ले बल्ले। सो आई थिंक ये एक हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगा, अंदर बगावत होगी, ये शाह का बेटा जो है चला जाएगा। बेटा पब्लिक मेमोरी बड़ी छोटी होती है। मिसेस गांधी हमारे देश भारत में, उनको निकाल दिया था इलेक्शन में, लेकिन फिर बाद में तो बदमाश लोग थे तो फिर वापस आ गए। कहते हैं लोग बदमाश लोग थे, जो नए सरकारें बनी थी नपुंसक थी, ये कहना है लोगों का। सो पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, और लोग भूल गए हैं। अभी तक मेरे ईरानियन फ्रेंड्स कहते हैं हाँ ठीक है, तानाशाह था, पागल था, बेवकूफ था शाह, लेकिन यार सिक्योरिटी तो थी उसके टाइम। अब तो वो भी नहीं है। खाना पीना बड़े खुला था, 1 रुपया लीटर पेट्रोल मिलता था। अब देख लीजिए, तो राशनिंग शुरू कर दिए, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है। आफ्टर ऑल बेटा, जो आपकी तरह जेन जी के हैं, जो यंगस्टर्स हैं, चाहते क्या? रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, नौकरी मिले, अच्छी शादी हो, गाड़ी हो, ये हो वो। ये अल्लाह अल्लाह के नाम पे जंग तो आप लोग नहीं करना चाहते। हाँ, चूरन खिलाया गया आपको, स्नेक ऑयल जो हम कहते हैं, कब तक खिलाते जाओगे? सो दिस इज द रियलिटी ऑफ सर, ईरान। और इस पूरी वॉर का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आपको दिखाई नो देता है? इम्पैक्ट एट ऑल, नो इम्पैक्ट एट ऑल। भाई अमेरिका में कीमतें बढ़ने वाली थी तो उन्होंने ये इसको आने दिया अंदर। हाँ, एक इम्पैक्ट जरूर हो सकता है, जो 1 करोड़ हमारे वहां पे
इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, भारतीय समुदाय के, जो बहुत मेहनत करते हैं। तभी तो प्रधानमंत्री सारे वहाँ के देशों के लीडर से बात कर रहे हैं फ़ोन पे कि भाई देखिए, ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है, इनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लोग हैं। अब पता नहीं वहाँ से एयरलिफ्ट होगा कि नहीं। मेरा अपना मानना है कि नहीं, ज़रूरी नहीं होगा। उससे पहले ईरान हथियार टेक देगा, जो कुछ बचे हैं उसके बाद 2-4 हथियार, और फिर ये बाकी जो अरब देश हैं, ये नहीं कुछ करेंगे। और फाइनली इतना बता देता हूँ कि आप जितना मर्जी बोलिए, सुन्नी शिया डिवाइड नहीं है। वो भाई भाई, डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट कुछ नहीं है। डिवाइड बहुत तगड़ा है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते। ईरान अकेला पड़ गया 67 की वॉर में। इसराइल अकेला भिड़ गया था 6-7 देशों से, ईरान तो 12 देशों से भिड़ रहा। और पेजेश्कियान ने जो माफी मांगी, उसको समझ आ गया कि मैं नहीं लड़ सकता इतने सारों के साथ, मेरे पास अब वो दम नहीं है। तो रशिया चाइना ने क्या धोखा दिया ईरान को? बिल्कुल नहीं धोखा दिया, उसका समर्थन किया है। हम डार्लिंग तेरे लिए जान दे देंगे। अच्छा चलो, बाद में सोचेंगे जान देनी है कि नहीं। इन पे भरोसा। वेनेजुएला में क्या कर लिया था? कोई चीनी गया जाएगा लड़ने के लिए? कोई रूसी जाएगा? रूसी तो फंसा हुआ है यूक्रेन के अंदर, और चीनी बिजी है ताइवान को हड़प करने में, और उसकी अपनी अंदरूनी समस्याएं हैं। कोई नहीं जाएगा बेटा। भारत के लिए एक सबक है जो हमें सिखाया जाता है जब हम विदेश सेवा में प्रवेश करते हैं। मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में, 75 साल की उम्र है। हमें क्या सिखाया जाता है? आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है, और कोई नहीं आएगा मदद करने। इसीलिए हम लोग अभी तक एक ही द्वीप है, आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी। एक पूरा समुंदर है जहां टर्बुलेंस है, हम लोग वो आइलैंड है। सो हमारी कूटनीति की दाद दीजिए, तारीफ करिए। मैं तो भारतीय विदेश सेवा का सदस्य हूँ 52 साल से। तो आपको राहुल गांधी तारीफ को करिए। कहना पड़ेगा सर, इंडिया के विपक्ष को कहना पड़ेगा। मैं तो आपकी तारीफ हमेशा करती हूँ। ये मैंने नाम नहीं सुना जो आपने अभी बताया था, आप जाके बता दीजिए। किसी का नाम लिया था आपने, पता नहीं कौन है। तो आप फैसला करिए क्या करना है क्या नहीं करना है। बट वी हैव द बेस्ट डिप्लोमेसी इन द वर्ल्ड। मैं आपको बता रहा था ना कि जब ब्रिटिश को ठोक पीट के अमेरिकन ने भगा दिया था, तो फिर अमेरिकन लोगों ने बोला यार कनाडा भी भिड़ रहा है ब्रिटिश सरकार से, चलो उनकी भी मदद करते हैं। तो अमेरिका उनकी मदद करने लगा कैनेडियंस को। ब्रिटिश ने एक अपना पानी का जहाज भेजा, कैरोलिना कहते थे, नहीं सिपाही भेजे। कैरोलिना एक जहाज था पानी का अमेरिका का, जिससे वो सामग्री भेज रहे थे कैनेडियंस को, उसको डुबो दिया। फिर बहुत बहस हुई। तो आज तक अंतरराष्ट्रीय कानून में वो कैरोलाइन इंसिडेंट का रेफरेंस होता है कि क्या वो सही किया था जो ब्रिटिश ने किया, या गलत किया था। ये चीजें, ये आप बहस करते रहे। वकील किस लिए? पैसे तो वही खाएंगे ना असली। आप लोग मरते रहिए, वकील बैठ के ऐश करेगा। सो दैट इज द रियलिटी टुडे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रियलिटी आपने बहुत ही आसान भाषा में, सरल शब्दों में समझाई है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं कि ईरान को आप टूटते हुए देखते हैं, कुर्द्स का रोल देखते हैं, तालिबान का रोल देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हैं। जाहिर तौर पर काफी आप फूड फॉर देखिएगा, थॉट भी ईरान है। ईरान ईरान टूटेगा, आप देखिएगा। और गलती सिर्फ उसकी है और किसी की नहीं है। इट्स हिज ओन फॉल्ट। थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत अच्छा लगता है। दोबारा थैंक यू बुलाते सो रहिए, मच। मैं आता रहूंगा। थैंक जी यू, जी, थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच सर। नमस्कार, मच। जय बाय हिंद, जय भारत। बाय। जय हिंद, जय भारत।